revision work beta. Once again very good morning to you all and I hope आपने बेटा जितना काम हमने कंप्लीट किया है प्रैक्टिकल्स का भी और अदरवाइज भी that must have been completed and आज हमारा बेटा म्यूचुअल इंडक्शन से वी आर टू स्टार्ट विद यस बेटा यस वी आर टू बिगिन विद म्यूचुअल इंडक्शन ना और म्यूचुअल इंडक्शन को आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड हाँ जी बेटे पेपर्स प्रोबेबली आपको विद इन डे और डेट शीट मिल ही जाएगा आपको हाँ हाँ दैट वाज अर्लियर टोल्ड 23rd to 26 आपका नहीं कुछ नहीं वेस्ट नहीं होगा डोंट वरी वो एडजस्टमेंट उन्होंने कर लिया है मैम ने हाँ डोंट वरी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बेटे वो बीच में कोई एक आपका सप्लिटेड पेपर आएगा तो वो भी सबका नहीं होगा हॉलीडेज आ जाएंगी आपको उन दिनों में सो सप्लिटेड मीन्स कि 23rd to 26 आपको 2 days तो वैसे ही हॉलीडेज हैं राइट डेट शीट के अकॉर्डिंगली जो आपको मिलेगा तो बाकी कोई मे बी एक होगा वो सब सारे बच्चों का सारे बच्चे उस स्लॉट में आएंगे नहीं कोई दैट यूर जेई पेपर स्लॉट वाइज ही है ना बेटा हाँ वही कह रहा हूँ मैं नहीं 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 आई हैव कन्वेड टू मैम प्रिंसिपल तो वो कह रहे थे आई विल सी टू दैट नहीं कुछ नहीं होता बेटा डोंट वरी कैसे 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 बेटा नहीं जेई वाले हमारे अकॉर्डिंगली थोड़ी एडजस्ट करेंगे बेटे ये तो है ही है ना अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता सो आज हमारा बेटा 21st है आज और बेटे म्यूचुअल इंडक्शन हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम और two long solenoids mutual induction of two long solenoids we are to begin with नीति बेटा करें स्टार्ट mutual induction of two long coaxial सोलिनॉइड्स बेटे आपको दो कोएक्सियल सोलिनॉइड्स दिए गए हैं इनका अपने म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये वर्कआउट करना है कि ये अगर आप एक में से करंट पास करवाएंगे हाउ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल लुक लाइक एंड व्हाट विल बी द फैक्टर्स अपॉन विच इट विल बी डिपेंडेंट इमेजिन कर लीजिए आपके पास बेटा ये दो लॉन्ग सोलिनॉइड्स हैं लेट दीज बी द टू कॉइल्स और सोलिनॉइड्स इसको आपने सोलिनॉइड S1 बोल दिया इमेजिन कर लीजिए और S1 सोलिनॉइड जो है सपोज इट हैज गॉट ए लेंथ स्मॉल l बेटा और बच्चों S1 सोलिनॉइड में जो इलेक्ट्रिक करंट आपने पास करवाया है let it be I1 just because number one solenoid it is or first solenoid it is small n1 it is the number of turns per unit length of the solenoid number 1 capital N1 total number of turns बेटा आपके first solenoid में अब हमने बेटे फर्दर मोर क्या दिया कि ये जो दोनों solenoids हैं रादर इस सोलिनॉइड के ऊपर हमने एक और सोलिनॉइड कुछ इस तरीके से कोएक्सियली अरेंज कर दिया है दिस वे एक के ऊपर एक आपने वाइंड कर दिया है आप ऐसे कह सकते हैं
This was your solenoid number 1. Here it is your solenoid number 2. Small l, this is the length of this solenoid beta. And इसमें स्मॉल n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा सेकंड वाले सोलिनॉइड में, और कैपिटल N2 बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके सेकंड वाले सोलिनॉइड में है। और आपका जो दोनों सोलिनॉइड्स हैं एक के ऊपर एक आपने वाइंड कर रखा है जैसे इंडिकेट किया गया है डायग्राम में। कैपिटल A हमारा जो है इमेजिन कर लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा। एक बार बेटे पर्टिकुलर्स की तरफ ध्यान देना फिर से सारे बच्चे। दो सोलिनॉइड्स हैं आपके पास S1 और S2। S1 यू कैन से टू दिस वन, S2 दिस लोअर वन बेटा। पहले सोलिनॉइड की लेंथ स्मॉल l के बराबर है, कैपिटल N1 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और ऐसे ही आपके सोलिनॉइड नंबर 2 के बिल्कुल सिमिलर पर्टिकुलर्स गिवन है। अब बेटे जब आप सोलिनॉइड नंबर 1 में से I1 करंट पास करवाओगे तो आपके सोलिनॉइड नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी म्यू नॉट N1 इंटू I1। सोलिनॉइड फर्स्ट के इंटीरियर में सेंटर में इतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बेटा डेवलप हो जाएगा। देन इसके बाद बेटे अगर हम बात करें फ्लक्स की, जो आपका फर्स्ट सोलिनॉइड के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ पड़ा है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1 I1 इंटू A इन दिस मैनर। इसको आप रिलेशनशिप को बेटे मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप स्मॉल n की वैल्यू भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ऐसे करना है। अगर आप B1 की पहले ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें स्मॉल n1 की टर्म्स में, म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन L इट विल बी, बिकॉज कैपिटल N1 इज स्मॉल n1 इंटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो यहां से आपने स्मॉल n1 निकालकर इसको यहां पे बेटे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बेटे जो सेकंड सोलिनॉइड आपका S2 है, इस सेकंड सोलिनॉइड की सिंगल टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू B1 इंटू A के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोएक्सियली बाउंडेड है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट with the single turn near other, so it will be equal to beta mu naught N1 I1 upon L into A it will be beta। और देखो पुत्र इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी N2 के बराबर हैं, तो अगर आप बात करोगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की कैपिटल फाई अगर इसको मैं बोल दूं दैट विल बी N2 into फ्लक्स विद द सिंगल टर्न, सेकंड कॉइल की सेकंड सोलिनॉइड की बात कर रहे हैं। एंड बेटा इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A इंटू I1 इट विल बी देयर बेटा। अब आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम जब हमने बेटे म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट डिस्कस किया था, वी हैड द डिस्कशन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दिस इज M इंटू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, और सेकंड सोलिनॉइड के लिए प्राइमरी कॉइल आपका फर्स्ट ही होगा बेटा। सो इनको दोनों रिजल्ट्स को आप बेटे कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन एंड इट विल बी म्यू नॉट N1 N2 into A into I1 upon L. I1 is getting cancelled beta, M is mu naught N1 and it is with a N2 upon L into A. So in this manner आप बेटे म्यूचुअल इंडक्शन जो है वर्कआउट कर सकते हो। एक बार बेटे मैं सारे स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं। दो हमारे पास बेटे सोलिनॉइड्स हैं S1 और S2, पर्टिकुलर्स आपके सामने लिखे पड़े हैं। फॉर द फर्स्ट वन इट इज स्मॉल n1 कैपिटल N1 L and then beta A being the area of cross section,
इसके बाद बेटा इसके बिल्कुल ऊपर ही आपने कॉइल नंबर 2 वाइंड कर रखा है, एक के ऊपर एक वाइंड कर दिया, और बिल्कुल ऐसे ही पर्टिकुलर जिसके हमने जो है इनको मैनेज किया। जब आप कॉइल नंबर 1 में से I1 करंट पास करवाओगे तो उसके सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों देखो, इसको मैंने स्मॉल एन को एलिमिनेट करके कैपिटल एन की टर्म्स में लिख दिया इस तरीके से। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस सोलिनॉइड नंबर 1 के सेंटर पे क्रिएट हुआ है। अब सेकंड सोलिनॉइड की एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, वो उसके लिए फील्ड आपका यही आ गया इनटू नंबर ऑफ, इसको आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी बेटे N2 के बराबर थी, फिर आपने N2 से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स निकाल दिया सेकंड सोलिनॉइड के लिए। और बेटे सेकंड सोलिनॉइड के लिए जो फ्लक्स है that will be current through the first solenoid multiplied by the coefficient of your mutual induction, और दोनों को कंपेयर करके हमने बेटा m को निकाल लिया। और नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन है नंबर ऑफ टर्न्स N1 पे डिपेंडेंट है, N2 पे डिपेंडेंट है, स्मॉल l पे डिपेंडेंट है, एंड a पे भी डिपेंडेंट है। सो इनको हम बेटे एडजस्ट करके अपना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये आर्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये वाला आर्टिकल बेटा, और एक आपने लास्ट टाइम किया था सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड। ये दोनों ही बेटे काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो सीबीएसई में अगर एक सेट में वो आता है तो दूसरे में ये पूछा जा सकता है। तो वी आर टू बी वेरी मच केयरफुल बेटे। चलें बच्चों आगे। अब बेटे इसके बाद हमारा इस चैप्टर में एसी जो हमारा कंपोनेंट है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का जो पार्ट है, कंपोनेंट है, उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले और हम बेटे एसी और डीसी के कंपैरिजन की बात करेंगे। इनके बीच में कौन कौन से आपके जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, और इनमें से ज्यादा एडवांटेजेस किसकी हैं, किसमें आपको शॉकिंग नेचर मिलता है, किसमें शॉकिंग नेचर नहीं मिलता, एंड ऑल दैट। आइए देखिए बेटा एसी एंड डीसी बेटा, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट बेटे। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई स्टार्ट विद बेटे, आप थोड़ा इनके बीच में पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और सिमिलरिटीज बता सकते हो एसी और डीसी में? कोई भी आपको पॉइंट अगर इनमें लगे, इनके नेचर के बारे में, यस यू कैन कम अप विद दीस पॉइंट्स बेटा। एसी एंड नहीं, कोई भी कुछ बेटे आपको बेसिक्स तो पता ही है एसी और डीसी के। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड पॉइंट है एक, बिल्कुल ठीक। और जीरो होती है डेफिनेटली, एसी की जीरो नहीं होती। गुड, बिल्कुल ठीक, राइट 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 बेटा, यस बिल्कुल बिल्कुल, यही वो इनको कोलैबोरेट करना होता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। एसी आपका जो है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट बेटे, और जो आपका बेटे डीसी है इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट बेटा। अब बेटे एसी जैसे आप लोग अभी बता ही रहे थे, हमारे इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज है, और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0, मतलब डीसी अपनी पोलैरिटी को बदलता ही नहीं है। और एसी आपका जो है ये कुछ इस तरीके से साइन वेव की फॉर्म में अपनी ये नेचर इंडिकेट कर देता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप इसको 50 हर्ट्ज बोल देते हैं। एंड हेयर आपका डायरेक्ट करंट कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप इन एक्सिस पे V या I ले लो, Y एक्सिस पे, और इन एक्सिस पे आप T कंसिडर कर लो, इधर V ले लो और इधर आप I कंसिडर कर लो, तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास बेटे कंपैरिजन ग्राफिकल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा। देन बेटे आपका जो एसी है, इसको आप बेटे अगर बात करो कि इनके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ की डेंजरस कौन सा है, ये एसी आपका शॉकिंग नेचर का होता है, इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट होती है। और डीसी जैसे आपने लेबोरेटरी में देखा था 0 to 12 वोल्ट आप नॉर्मल रेंज में ऑब्टेन कर सकते हो।
इससे ज्यादा चाहिए तो आपको नंबर ऑफ सेल्स को ज्यादा सीरीज में लगाना पड़ेगा, यू विल गेट इट। और एसी जो है ये बेटा ये शॉकिंग नेचर का है, ये ऐसा नेचर इसका नहीं है, डीसी का कोई डेंजर नहीं होता। एंड फर्दर मोर एसी के अगर हम बेटे प्लस पॉइंट्स की बात करें, एसी को प्रोड्यूस करना इन कंपैरिजन टू डीसी आसान, डीसी को प्रोड्यूस करना मुश्किल है, लेड एसिड बैटरीज बनानी पड़ती हैं, फिर उनके डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी आती है। सो मेनी पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। नहीं नहीं, जो लैब में यूज करते हैं वो आपको बैटरी एलिमिनेटर दे दिया, वो एसी ऑपरेटेड ही है। आपने एसी उसमें क्या है बेटा, आपको उसको प्लग इन कर दिया आपने एसी में, उसके अंदर एक बेटे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो 220 वोल्ट को 0 से लेकर 12 वोल्ट की रेंज में आपको कन्वर्ट करके दे देता है। अदरवाइज आप लोगों ने अभी तो ये बैटरीज देख रहे हो, फ्यू इयर्स बैक अगर बात करें तो वो जो जैसी कार में बैटरीज होती हैं ऐसी सिंगल या डबल सेल की बैटरीज होती थी, तो दे वर पुट टू यूज इन द लेबोरेटरी। तो उसमें क्या है कि कई बार बच्चों ने बैटरी को हैंडल करते टाइम एसिड को हाथ लगा दिए, कपड़े पे एसिड गिर गया, या उनमें एसिड खत्म हो गया, या बच्चों ने शॉर्ट सर्किट करके उसका पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, वो बच्चे ऐसे भी शरारत कर जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर बेटे उनकी प्रॉब्लम बहुत फेस हो रही थी। सो ऑन दैट बेसिस बेटे आपकी उन बैटरीज को फिर डिस्कार्ड करके बैटरी एलिमिनेटर्स बनवा लिए गए थे कि चलो इनमें बच्चों का एक तरीके से हैंडल करना जो है दैट विल बी इजी बेटा। ठीक बेटे, इसके बाद एसी जो है बेटा, एसी की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एसी को आपने थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे जनरेट कर लिया, उसके बाद आप उसको बेटे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके इजीली कर सकते हो। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप कहो कि हमने जी डीसी को वो देखिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर प्रोड्यूस कर लिया, वायर लेके यहाँ पर ले आएंगे, नहीं पॉसिबल, बिकॉज वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा और आपका डीसी यहाँ तक पहुंचता पहुंचता खत्म हो जाएगा। और इसकी साइन वेव नेचर, इसको इंडिकेट करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, वोल्टेज जो है इट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बेटा होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट पे, ई नॉट होता है पीक वैल्यू। अगर आप जैसे 220 वोल्ट आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आप 220 वोल्ट को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 311 वोल्ट लगभग, तो ये आपका पीक वोल्टेज आ जाएगा। एंड अगर बात करो आप बेटे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट की, इट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये बेटा पीक वैल्यू, तो ये ओमेगा तो आपका आपको पता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ही है। ओमेगा को आप बेटे 2 पाई बाई टी या आप 2 पाई इंटू न्यू, विद न्यू आपका ये 50 हर्ट्ज आप लिख सकते हो। सो इन दिस मैनर ये आप बेटे इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटे इस चैप्टर का एक बड़ा जरूरी पार्ट आ जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे निकाली जाए। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो मैं आपको यही कहूंगा इसको एक दो बार जरूर लिख के देखिएगा। सो आइए बेटे देखें, हमारे पास एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एंड उसके बाद बेटे हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। Then we will shift to our AC applied to the pure resistor, inductor, capacitor, etc. and LCR series and all that. I hope to finish this chapter within 2 or mostly up to Saturday. बेटे 2-3 दिन अभी हमारे पड़े हैं। आइए बेटे देखिए एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अल्टरनेटिंग करंट की बेटे मीन या एवरेज वैल्यू क्या है। बच्चों देखो, एवरेज जब हम कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी पे निकालेंगे, आपको बैकग्राउंड थोड़ा मैं डिस्कस कर लूं पहले। ये आपका बेटे एक एसी का साइकिल कहलाता है, यहां से स्टार्ट होके यहां पे आ गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव।
अगर आप इनके ऊपर पूरे साइकिल पे एवरेज निकालोगे तो वो तो जीरो ही आएगा। इसलिए जब भी एवरेज निकाला जाता है ये आपका जीरो टाइम है, ये हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है। या तो फर्स्ट हाफ में आप निकालते हो या आप सेकंड हाफ में निकाल सकते हो। अगर आप फुल साइकिल पे एवरेज निकालोगे वो डेफिनेटली जीरो ही आएगा, बिकॉज ये दोनों स्पाइक्स आपकी सिमेट्रिकल होती हैं और इनका एम्पलीट्यूड बराबर ही होता है। सो बेटे एवरेज या मीन वैल्यू को डिफाइन करने से पहले ये थोड़ा कंसेप्ट था कि हम हाफ साइकिल पे इसको क्यों करेंगे। इसके रिगार्डिंग आइए देखें, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी current, that value of steady current which will send same amount of charge in a circuit in the given time as is sent by AC in half cycle in the same circuit। बेटा टाइम हाफ साइकिल का हमने लिया है, मे बी आप फर्स्ट हाफ ले लें, मे बी आप सेकंड हाफ ले लें। आपको एक सर्किट दिया गया है, उस सर्किट में आपका एसी हाफ ऑफ द साइकिल में कितना चार्ज भेज देता है, उसके इक्विवेलेंट चार्ज जो भी करंट भेजेगा उसको आप स्टेडी करंट भेजेगा, उसको आप एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बच्चों बोल दोगे। एक बार बेटे फिर से ब्रीफली सुन लीजिए। आपके पास से कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दे दिया गया है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट को आपने एसी अप्लाई कर दी। एसी उसमें हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में कितना चार्ज भेज देती है। अगर उतना ही चार्ज कोई स्टेडी करंट उसमें भेज दे किसी टाइम में, तो वो जो स्टेडी करंट है बेटा, उस स्टेडी करंट को हम बेटा इसकी एवरेज या मीन वैल्यू एसी की बोल सकते हैं। नाउ बेटे in order to get it mathematically discussed बेटा, इमेजिन कर लीजिए बेटे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है रादर, ये आई जैसे मैं जानता हूं बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसके बराबर हुआ करता है, डी क्यू बाई डी टी के बराबर। मैं अगर टर्म्स को बेटे थोड़ा सा रीअसेंबल कर लूं, डी क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू डी टी। और बच्चों आई इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप लोगों को दे रखा है, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी कर लेंगे बेटा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग सेंट इन द सर्किट इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा डी टी। अब आप बेटे क्या कर लीजिए, आप इस केस में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेट करोगे आपके पास आ जाएगा चार्ज जितना भी आपने भेजा है सर्किट में, दैट विल बी इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेकर आपने हाफ ऑफ द टाइम पीरियड तक इसको अरेंज किया है ताकि आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड रहे हाफ ऑफ द साइकिल वाली। आप यहाँ से t/2 से लेकर t तक भी ले सकते हो, वो गलत नहीं है, दैट इज इक्वली वैलिड। यहाँ हमने फर्स्ट हाफ स्पाइक ले लिया या सेकंड हाफ ले लीजिए, एक ही बात है। देन बेटा जो चार्ज आप भेज रहे हो सर्किट में, दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रल 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी डी टी आ जाएगा बेटा। और बेटे इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन नॉट इनटू, वेरी राइट वेरी राइट। सो दिस इज आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, दिस इज बेटे 0 टू t/2 कर लें।
ओमेगा तो आपका बेटे कांस्टेंट है, इसको आप रीअरेंज कर लीजिए. दिस इज आई नॉट अपॉन ओमेगा एंड हियर इट इज माइनस ऑफ cos omega t 0 to t by 2 beta, and here it is q is equal to I naught omega, this is 2 pi by t लिख रहा हूं बेटे. इसको मैं ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया ये वाला, और cos omega दिस इज 2 पाई अपॉन t इंटू टी 0 टू t by 2 कर लें जी. अब हम बेटे लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मेरे पास चार्ज बन जाएगा माइनस आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई. दिस इज बेटे कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टी. स्मॉल टी की जगह पे आ गया t बाई 2. स्मॉल टी को जब आप जीरो पुट करोगे तो इट विल बिकम कॉस 0. ठीक हो गई बात बेटे. अगर ऐसा है तो हमारा बेटे जो चार्ज Q है दिस इज इक्वल टू बेटा माइनस आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई. और बच्चों देखो ये देखिए बेटे t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, एंड cos पाई बेटे कितना होगा -1. वेरी राइट. एंड cos 0 बेटा वो तो 1 ही रहेगा. सो Q आपके पास आ गया माइनस आई नॉट इंटू टी अपॉन 2 पाई एंड -2. ये बेटे 2 भी कट गया. Q आपके पास आ गया आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई. इतना चार्ज आपका स्टेडी करंट उस सर्किट में हाफ साइकिल में बच्चों भेज रहा है. और बेटे मैं मान लूं अगर मेरे पास आई एवरेज इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है तो ये कितना चार्ज भेजेगी हाफ साइकिल में, तो वो चार्ज आ जाएगा करंट इनटू बेटा टाइम t बाई 2 कर दूंगा बेटे मैं. ये चीज बन गई बच्चों मेरे पास. जरा चेक कर लीजिए बेटा. देखो बेटे चेक करके यही है. हाँ जी बेटा नीति. इसको फिर बेटे हम कंपेयर कर देते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को. लेट अस हैव द कंपैरिजन ऑफ दीस टू रिजल्ट्स बेटा. आई एवरेज हमारे पास आ गया बेटा. दिस इज आई एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2. दिस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई. ये टी भी आपका बेटे जो है दैट इज गेटिंग कैंसल्ड, एंड आई एवरेज आपके पास आ गया बेटा 2 आई नॉट अपॉन पाई बेटे. तो ये आपके पास बेटे एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट आपको मिल गया. 63.3% ऑफ आई नॉट ये आपको मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ आपने एवरेज वैल्यू जो है वर्कआउट कर लेना है बेटे. बेस इसका क्या है सारी डिस्कशन का, आपने हाफ साइकिल पे निकालना है, फुल साइकिल पे नहीं निकालना. बिकॉज फुल साइकिल पे आप निकालोगे तो ऑब्वियसली बेटे दैट विल बिकम 0 और आपको एवरेज वैल्यू नहीं मिल पाएगा. हाँ इतना जरूर है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाफ साइकिल लिया है आप सेकंड हाफ ले सकते हैं, t बाई 2 टू टी कर सकते हैं, वो रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा बेटा. इसमें बेटे कोई स्टेप आप लोगों को नहीं पता चला तो आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी विल डिस्कस अहेड विद द RMS वैल्यू ऑफ AC एंड ऑल दैट. हो गया, हो जाएगा ये इजीली बेटे. को मुश्किल वैसे इतना है नहीं है. इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज्यादा आ जाता है, उसकी वजह से कई बार गलती के चांसेस बन जाते हैं. बाकी मुश्किल नहीं है ये बिल्कुल भी. और वो जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसका बेटे सबसे अच्छा हल यही होता है कि आप इसको 1-2 बार लिख के देख लो, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भूलेगा ही नहीं है आपको. चलें आगे. अब देन बेटे डियर चिल्ड्रन वी हैव RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ AC. ये क्या चीज होता है बेटा, आइए इसके बारे में भी बात करके देखें. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है, हाउ वी कैन गो फॉर विद दिस डिस्कशन. RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा. RMS वैल्यू बेटे जो है ये कंसेप्ट आपका थोड़ा एवरेज वैल्यू से अलग है बेटा. थोड़ा सा पहले इसको ध्यान दीजिए कि ये फर्क इनमें क्या है. एवरेज वैल्यू में हमने बेटे हाफ ऑफ द साइकिल के लिए डिस्कशन किया था. ये जो आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, सारी आपकी जो वैल्यूज हैं
इनका स्क्वायर करके मीन करके रूट निकालना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज जो है इंडिकेट, ये आपका फुल फॉर्म इसका इंडिकेट करता है। इसमें हम बेटा हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस कर देगा, इसके बेसिस पे ये सारे का सारा काम करेंगे। बिकॉज अगर आप एसी की बात करोगे तो बेटे उसमें फर्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन अलग होगा, सेकंड हाफ में अलग होगा। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस या अदरवाइज मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन अलग होने की वजह से बेटा हमारा जो है रिजल्ट वी मे नॉट गेट इट परफेक्टली। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपका करंट कैसा भी हो, जब आप इसको बेटे किसी भी रेजिस्टर में से पास करवाएंगे उसमें हीट डेवलप जरूर होगा। सो दैट इज वाई आरएमएस वैल्यू को हीट की टर्म्स में मेजर करके डिसाइड कर लिया जाता है। सो बेटे लेट मी डिफाइन इट। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी जो है इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ alternating current which produces same amount of that value of steady current आएगा, sorry, that value of steady current which produces same amount of heat in a given circuit. सर्किट और रेजिस्टर भी आप लिख सकते हो। सर्किट इन ए कंप्लीट टाइम पीरियड as is produced by alternating current in the same circuit in the same टाइम। बेटा आपने कंप्लीट टाइम पीरियड में एसी अप्लाई कर दिया और वो एसी जो है कितना हीट डेवलप करेगा, दैट हीट बेटे वी आर गोइंग टू मेजर। तो बेटे इमेजिन कर लो आपका जो सर्किट आपको दे रखा है ऑलरेडी, जिसके बारे में इस डेफिनेशन में बात की गई है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर के बराबर है और हम स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी की बात कर रहे हैं जिस टाइम में हमने अपना जो हीट प्रोड्यूस्ड है बच्चों वो निकाल लिया। तो आप लोगों ने बेटे कहीं अपने सेकंड यूनिट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वगैरह के बारे में बात की हुई होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डी एच, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी किया जा सकता है बेटा। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा, आर आपके सर्किट का रेजिस्टेंस है, डी टी इज द स्मॉल टाइम इंटरवल। एंड बेटे आप जानते हैं आई जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी आ जाएगा बेटा। और आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल 0 टू टी कर लेंगे हम बेटा, 0 टू टी आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हम इसको मैनेज कर लेंगे। सो हीट प्रोड्यूस्ड आ गया जी आपके पास आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, 0 से टी लिमिट्स बन गए, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कुछ ये आपके पास बेटा चीज बन जाती है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप के साथ इसको थोड़ा अमेंड कर लिया, चेंज कर लिया रिजल्ट को। क्लियर बेटे? अब देखिए 2 जो है डिनोमिनेटर में ये भी आपका कांस्टेंट ही पड़ा है। वी विल हैव दिस h टू बी इक्वल टू बेटा आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 इंटीग्रल बेटा इट विल बी योर, ऐसे कर देता हूं मैं बेटा, इंटीग्रल ऑफ डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 टू टी एंड बेटे 0 टू टी। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको मैं बेटे थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेता हूं, अदरवाइज फिर लेंथी हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। इंटीग्रल
0 to t cos 2 ओमेगा t dt। cos का इंटीग्रल बेटे हमारे पास क्या होता है, sin 2 ओमेगा t, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, दिस इज बेटे 0 टू t आ जाएगा जी। लिमिट्स तो पुट करने पड़ेंगे ना। इसको बेटे थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। इट विल बी इक्वल टू बेटा 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2, ये 2 एस एच आ गया, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, और ये स्मॉल टी आपका एस एच आ गया जी। 0 टू t कर दिया मैंने, ठीक। ध्यान दीजिए, अब ये आ जाएगा 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, 0 टू t कर दूं बेटा। अब देखो बेटे, जब मैं कैपिटल टी अपर लिमिट पुट करूंगा, कैपिटल टी से ये टी डिनोमिनेटर वाला कट गया, साइन 4 पाई आ गया, इट विल बी 0। फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा माइनस करके, दैट विल बी साइन 0, वो वैसे ही 0 है। इट विल मीन दैट दिस टर्म इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट नथिंग। इसको इंटीग्रल को सॉल्व करके हमें 0 मिलेगा। देन इस dt का इंटीग्रल अगर मैं कर लूं तो वो तो मेरे पास t आ जाएगा। आइए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, सेपरेटली अब कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये टर्म ने हमें कुछ भी नहीं दिया, वी आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट। सो हीट प्रोड्यूस्ड बच्चों बन गया मेरे पास आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ स्मॉल डी टी कैपिटल टी 0 टू t कर दिया जी मैंने ऐसे, और h आपके पास आ गया आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2 आ गया बेटा। इतना हीट आपके स्टेडी करंट ने प्रोड्यूस किया। अगर मैं बात कर लूं बेटा कि मेरे पास आई आर एम एस जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा सर्किट में, ये प्रोड्यूस करने वाला है आई आर एम एस, इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगा ये सर्किट में। अब बेटे मैं इसी चीज को इस चीज से कंपेयर कर लेता हूं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी बाई 2, आर टी से आर टी आपका बच्चों कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास बेटे आई आर एम एस बन गया जी आई नॉट बाई रूट 2 विद प्लस माइनस साइन बेटा। तो ये आपका 70.2% के करीब करीब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है आपको बेटे मिल जाएगा। इस तरीके से आप बेटे हीट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे इसको वर्कआउट कर सकते हैं। मैं बेटे रिपीट कर देता हूं सारे स्टेप्स एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आरएमएस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू के लिए आपने हीट प्रोड्यूस्ड का कंसेप्ट इसकी हेल्प ली है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला आपने यूज किया, क्योंकि टाइम स्मॉल डी टी था तो हीट भी डी एच के बराबर ही आएगी। आई की वैल्यू आपने पुट कर दी बेटा, इसको थोड़ा रीअरेंज किया टर्म्स को, देन टोटल हीट के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने के लिए आपने इसको कन्वर्ट किया पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस फॉर्म में, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल सॉल्व करना आसान नहीं होगा, अदरवाइज आप मैथ वाले बच्चे तो जानते होंगे। देन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये दो टर्म्स मेरे पास बन गई थी बेटा। इन टर्म्स में इसका इंटीग्रल मैंने आपको अलग से प्रूव करके बता दिया कि इट विल बी टर्निंग आउट टू बी 0, और बेटे dt का इंटीग्रल मेरे पास सिंपली t आ गया, इसने कुछ नहीं दिया था हमें टर्म में। सो ये कैपिटल T हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बेटे इसके बाद मैंने मान लिया कि IRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट है, ये इतना हीट प्रोड्यूस करेगा आई स्क्वायर इंटू आर